Dear students, good morning. Today we are going to start a new chapter of 10 plus 2 physics course. The chapter name is capacitance. Before studying about the capacitance, we have to study about conductors, insulator, behavior of conductors, free charges, bound charges. So today we will study these topics. So let us enjoy the knowledge of these topics. Our first topic is conductors. These are the substances which allow physical movement of electric charges through them when external electric field is applied. मतलब वो substances जिनके across अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाए तो उनमें उनके अंदर से जो इलेक्ट्रिक चार्जेस की फिजिकल मूवमेंट होनी शुरू हो जाती है. ठीक है, इनकी एग्जांपल्स हैं सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, ग्रेफाइट, ह्यूमन बॉडी, एसिड्स और ऑल एल्कलीज. ठीक है, अब मूवमेंट कैसे होती है इनमें जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं उसको हम आगे जाके डिस्कस करते हैं. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज इंसुलेटर्स. इंसुलेटर वो सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रिक चार्जेस की फिजिकल मूवमेंट को अलो नहीं करते जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है. इसकी एग्जांपल्स हैं डायमंड, ग्लास, वुड, माइका, वैक्स, डिस्टिल्ड वाटर, इबोनाइट एटसेट्रा. देखो यहां पर डिस्टिल्ड वाटर लिखा है मैंने, सिंपल वाटर नहीं, क्योंकि सिंपल वाटर में मिनरल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर जाते हैं. जो डिस्टिल्ड वाटर होता है उसमें मिनरल्स नहीं होते, इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता. नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द सिलेबस इज फ्री चार्जेस एंड बाउंड चार्जेस. जब हम मेटालिक कंडक्टर्स को देखते हैं, जैसे मैंने ये सोडियम की एग्जांपल ली है, अंदर इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल में 8 एंड नेक्स्ट थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है. सोडियम एक मेटल है, ये हम सभी जानते हैं. ठीक है, ये जो इसका बाहरी शेल है इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं अपने न्यूक्लियस के साथ, और इनको इजीली डिटैच किया जा सकता है एटम से बाय गेनिंग थर्मल एनर्जी. ये जब इसको डिटैच कर लेते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से अपने न्यूक्लियस से फ्री हो जाता है और ये मेटल के अंदर फ्रीली मूव करना शुरू कर देता है. दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फ्री चार्जेस. ओके, आप सभी को क्लियर हो गया फ्री चार्जेस क्या होते हैं. मैंने बोला कि जो मेटालिक कंडक्टर्स होते हैं उनमें जो बाहरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने न्यूक्लियस के साथ लूजली बाउंड होते हैं. उनको इजीली डिटैच किया जा सकता है एटम से बाय गेनिंग थर्मल एनर्जी. और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये मेटल के अंदर फ्रीली मूव करते रहते हैं. इन इलेक्ट्रॉन्स को हम फ्री चार्जेस बोलते हैं. अब यहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लिया गया तो पीछे हमारे पास बचा सोडियम प्लस आयन. ठीक है, सोडियम पॉजिटिव आयन. इसमें क्या चीजें हैं, ये पॉजिटिव आयन कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इनर शेल्स. ठीक है, ये अपनी पोजीशन पे फिक्स रहता है. इन इमोबाइल आयंस को हम लोग बाउंड चार्जेस बोलते हैं. ठीक है, जो मेटल के अंदर अपनी अपनी फिक्स पोजीशन पे रहते हैं लेकिन मूव नहीं कर पाते, इन चार्जेस को हम बाउंड चार्जेस बोल देते हैं. ये तो हुई मेटालिक कंडक्टर्स की बात. अब हम लोग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर देखते हैं क्या. पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि इलेक्ट्रोलाइट होते क्या है. ये आपने पढ़ा भी है लेकिन मैं फिर से एक बार थोड़ा सा बता देता हूं. इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो अपने सॉल्यूशन में आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं. जो इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा आयंस में डिसोसिएट होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, जो कम डिसोसिएट होते हैं उनको वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं. यहां पर मैंने एक वोल्टामीटर लिया है. वोल्टामीटर इस वेसल को बोलते हैं जिसमें इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन बनाया जाता है.
मैंने यहाँ पर डिस्टिल्ड वाटर लिया, उसमें सोडियम क्लोराइड जो घर का रॉक साल्ट होता है उसको घोल दिया। जो साल्ट है वो सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस 2 आइंस में ब्रेकअप हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। यहाँ पर मैंने 2 इलेक्ट्रोड लिए हैं ग्रेफाइट के, और इस इलेक्ट्रोड को मैंने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ दिया और इस इलेक्ट्रोड को मैंने नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ दिया। ठीक है, इस इलेक्ट्रोड को बोलेंगे एनोड, इस इलेक्ट्रोड को बोलेंगे कैथोड। ठीक है, जो क्लोरीन है ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। इस क्लोरीन आयन को हम बोलते हैं कैटाइन, सॉरी एनाइन, बिकॉज ये एनोड की तरफ गया है, और इसको हम बोलते हैं कैटाइन क्योंकि ये कैथोड की तरफ गया है। सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस, ये 2 पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं। जब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने अप्लाइड किया तो ये सोडियम पॉजिटिव आयन और क्लोरीन नेगेटिव आयन अपने अपने, जैसे क्लोरीन है माइनस प्लस इलेक्ट्रोड की तरफ चला जाएगा और सोडियम माइनस इलेक्ट्रोड की तरफ चला जाएगा। दे कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट, मतलब ये जो बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस है ये दोनों ही चार्ज कैरियर है इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में। ठीक है, इसी बट इनकी जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्टेड है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे उतना ज्यादा मूव करेंगे। ठीक है, और आपस में इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से भी ये रिस्ट्रिक्ट होते हैं, लेकिन फिर भी ये दोनों चार्ज कैरियर हैं, पॉजिटिव चार्ज कैरियर एंड नेगेटिव चार्ज कैरियर, सो दे आल्सो कॉल्ड फ्री चार्जेस। ओके, इलेक्ट्रोलाइट में जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस होते हैं वैसे तो वो फ्री नहीं होते, जब वो सोल्यूशन में होते हैं तो वो एक ही जगह पर रहते हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं तब उनकी मूवमेंट होती है, लेकिन इनको भी हम फ्री चार्जेस बोलेंगे। लेकिन जो मेटालिक कंडक्टर थे उसमें थोड़ा अलग था, उसमें इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही फ्रीली मूव कर रहे थे। ठीक है, वो भी फ्री चार्जेस हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी से इनकी बेशक मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, फ्री इनके बीच में जो फोर्सेस है उनसे इनकी जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन इनको भी हम फ्री चार्जेस बोलते हैं। अब बात करते हैं इंसुलेटर्स की। जो इंसुलेटर होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं अपने पेरेंट न्यूक्लियस के साथ, और उनको डिटैच नहीं किया जा सकता एटम से, इसीलिए जो इंसुलेटर के चार्जेस होते हैं उनको बाउंड चार्ज ही बोलेंगे। क्लियर? नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज बिहेवियर ऑफ द कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। इसमें हम लोग कंडक्टर्स कैसे बिहेव करता है, उसकी प्रॉपर्टीज कैसे इफेक्ट होती हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, वो स्टडी करते हैं। इस टॉपिक को ऐसे भी लिखा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, मींस कंडक्टर की प्रॉपर्टीज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कैसी होती हैं। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी आती है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, मतलब जो कंडक्टर है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा जीरो होता है। वो कैसे जीरो होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज कि हमने यहां पर एक पॉजिटिव प्लेट ली और यहां पर एक नेगेटिव प्लेट ले ली। ठीक है, जब पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट को एक दूसरे के सामने रखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा। जैसे हमने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पढ़ी थी, हमेशा पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव की तरफ जाती है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो हमारा आया ई एक्सटर्नल। ओके, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, जो कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे थे जिनको हमने फ्री चार्जेस बोला पीछे वाले आर्टिकल्स में, तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आना शुरू हो जाएंगे, पॉजिटिव उनको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। ठीक है, और जब ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे तो पीछे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आते ही रहेंगे, और यहां पर नेगेटिव और यहां पर पॉजिटिव होने के कारण इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। उसको हम नाम दे देते हैं ई इंड्यूस्ड, क्योंकि ये इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से आ रहा है।
इसीलिए इसको इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर आते ही रहेंगे, ये लेफ्ट फेस पे अकोमुलेट होते जाएंगे और पीछे पॉजिटिव छोड़ते जाएंगे। ये उतनी देर तक प्रोसेस चलता रहता है जब तक कि ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से आया है, इसको हम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल ना हो जाए, तब तक ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आते रहेंगे, ठीक है। और जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल हो गया तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बचा, ई एक्सटर्नल माइनस ई इंटरनल, ये दोनों इक्वल हो गए, कैंसिल होके कितना आया, 0। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है। ओके, अब इसको दोबारा से समझते हैं, जो मैंने यहां पर लैंग्वेज लिखी है उसके अकॉर्डिंग। जब एक कंडक्टर को हम लोग प्लेस करते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई, एक्सटर्नल ऊपर एरो पाया हुआ मैंने, इसके बीच में जब कंडक्टर को रखते हैं, इट्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करने शुरू कर देते हैं इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस हो जाते हैं लेफ्ट फेस पे और पॉजिटिव चार्जेस इंड्यूस हो जाते हैं राइट फेस पे। अब ये प्रोसेस उतनी देर तक चलता रहता है जितनी देर तक ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेटअप हुआ है इंड्यूस चार्जेस की वजह से ये बराबर हो जाए ऑपोजिट टू, इक्वल एंड ऑपोजिट टू ई एक्सटर्नल। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू ई एक्सटर्नल माइनस ई इंटरनल। अब ये दोनों बराबर हो गए, आंसर 0। ये हुई पहली प्रॉपर्टी। याद रखना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज 0। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में किया था द चार्ज कंडक्टिंग शेल, तो चार्ज कंडक्टिंग शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हमने प्रूव किया था, 0 के इक्वल। अब ये देखो, ये कंडक्टर हो गया चार्ज कंडक्टिंग शेल, और ये कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है, 0। और जो हमने इस टॉपिक में पढ़ा है, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज 0, ठीक है। अब चार्ज स्फेरिकल शेल हो, चाहे सफेयर हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी कंडक्टर हो, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 ही होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी समझते हैं, जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस। जैसे यहां पर एक कंडक्टर मैंने रखा है, इसको हम लोग चार्ज कर देते हैं, ठीक है। यहां पर प्रॉपर्टी क्या बोल रही है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसके 90 डिग्री एंगल पे होगा, इसके सरफेस से 90 डिग्री एंगल पे होगा, मतलब इधर होगा, ठीक है। इसको हम मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर है, यहां पॉजिटिव से बाहर को निकलता है, आपको पता ही है, लेकिन यहां पर ये नॉर्मल टू द सरफेस ना होने की बजाय इस तरफ है, बाय मेकिंग एन एंगल थीटा विद द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 कंपोनेंट्स बनेंगे। फर्स्ट इज इस तरफ जो एंगल के साथ वाला कंपोनेंट होता है वो होता है ई कॉस थीटा, और इस तरफ जो कंपोनेंट बना वो कंपोनेंट होगा ई साइन थीटा। ओके, इतनी चीज क्लियर होगी। अब ये देखो, अगर ये ई कॉस थीटा पैरेलल है सरफेस के, तो इस कंपोनेंट की वजह से फ्लो ऑफ चार्जेस प्रोड्यूस होने शुरू हो जाएंगे एंड विच काज सरफेस करंट। देखो ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब सिंपली फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट चार्ज। अब यहां पर चार्जेस पड़े हैं कंडक्टर के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स इनको इस तरफ लगेगी, इलेक्ट्रिक फोर्स लगने की वजह से ये मूव करेंगे। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में ऐसा कोई भी करंट एग्जिस्ट नहीं करता। इलेक्ट्रो मीन चार्जेस, स्टैटिक मीन रेस्ट। दीज चार्जेस reside on the surface of conductors are at rest। ये मूव नहीं कर रहे, ये मूव नहीं कर रहे, इट मीन्स ई कॉस थीटा फोर्स नहीं लग रही, ये ई कॉस थीटा क्या हो गया, 0 हो गया। अगर कॉस
ई कॉस थीटा 0 है मतलब कॉस थीटा 0 है। अगर कॉस थीटा 0 है इसका मतलब थीटा 90 डिग्री है। इसका क्या मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस तरफ ना होने की बजाय 90 डिग्री एंगल पे होगा। तभी हमने कहा कि जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस। क्लियर? दिस प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर इज 0। नेट चार्ज की बात हो रही है, यहां पर चार्ज की बात नहीं हो रही, क्योंकि कंडक्टर है उसके अंदर एटम्स है और एटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, लेकिन चार्जेस तो होते हैं ना उसमें। लेकिन नेट चार्ज 0 है मतलब जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव है। ठीक है? नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर इज 0। ये कैसे? इसके लिए मैं अप्लाई करता हूं गॉस थ्योरम। ठीक है? मुझे इतना पता है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर में। ये हमने प्रॉपर्टी में पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम जो फ्लक्स होगी E डॉट डी एस ये होता है कि किसके इक्वल होती है गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग? इट इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड है उसके 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 0, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, तो क्यू कितना हो गया? 0। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर इज ऑलवेज 0। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन एंड ऑन द सरफेस। विद इन एंड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज कांस्टेंट। ये कैसे? वी नो दैट जो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का हमने रिलेशन ड्राइव किया था वो ये था, यहां पर नेगेटिव भी था। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, ये हमने प्रूव किया था। देखो बात कर रहे हैं पोटेंशियल, हमने अंदर देखना कितना होता है, इस चार्ज कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल देखना कितना है। ठीक है? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 0। ये हमने प्रूव किया है, यहां पर 0 आ जाएगा। dv अपॉन dr, इट मीन्स dv अपॉन dr इज इक्वल टू 0। किसी भी चीज की डिफरेंशिएशन 0 कब आती है? जब वो क्वांटिटी क्या हो? कांस्टेंट। सो हम लोग ये बोलते हैं कि जितना इसके सरफेस के ऊपर पोटेंशियल होगा उतना ही पोटेंशियल इसके अंदर हर पॉइंट पे होगा। जो जैसा मर्जी पॉइंट देख लो आप, सारे पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम ही होगी। इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is constant throughout the volume of the conductor and has the same value as inside on the surface. Thus the surface of the conductor is an equipotential surface, क्योंकि इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ रही है? सेम आ रही है। ठीक है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at the surface of charge conductor is proportional to surface charge density। ठीक है? surface charge density का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है? ये एरिया को मैं ऐसे लिख लेता हूं, डेल्टा एस लिख लेता हूं। ठीक है? यहां पर चार्ज किसके इक्वल आ गया? सिग्मा डेल्टा एस। ठीक है? हमने प्रूव करना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो प्रोपोर्शनल होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी के, मतलब इसके प्रोपोर्शनल प्रूव करना है, सिग्मा के प्रोपोर्शनल प्रूव करना है इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है? उसके लिए मैं क्या करता हूं, ऐसे मैंने कोई कंडक्टर ले लिया। ठीक है? ये सपोज चार्ज कंडक्टर है, सारा चार्ज किया हूं इसको, ये चार्ज कंडक्टर है। ओके? इस चार्ज कंडक्टर के मैं यहां पर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेता हूं जो पार्शियली इनसाइड है पार्शियली आउटसाइड है, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने प्रूव किया है कि नॉर्मल टू द सरफेस होता है। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया इसका एरिया वेक्टर डेल्टा, यहां पर लिख देता हूं डेल्टा एस वेक्टर। क्लियर? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और ये सरफेस के नॉर्मल एरिया वेक्टर, ये हमने लिख लिया। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम
जो फ्लक्स होती है वो किसके इक्वल होती है? अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फ्लक्स इज ई डॉट डेल्टा एस। इन दोनों में एंगल 0 है, cos 0 1 हो जाएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। क्लियर? अब गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो फ्लक्स होती है 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज होती है, ठीक है, और चार्ज को हमने सिग्मा डेल्टा एस लिखा है यहाँ पर 1/ε0 सिग्मा डेल्टा एस लिख देता हूँ। अब इस इक्वेशन को 1 मान लो, इस इक्वेशन को 2 मान लो, तो ये दोनों को इक्वेट कर दो आप, तो ई डेल्टा एस किसके इक्वल आएगा? 1/ε0 इंटू सिग्मा डेल्टा एस। ओके, डेल्टा एस से डेल्टा एस कैंसल, ई किसके इक्वल आ गया? 1/ε0 इंटू सिग्मा। क्लियर? अब ये हमने प्रूव कर लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी। आज बहुत हो गया, आज के लिए इतना ही करते हैं। ओके स्टूडेंट, इसको मतलब अपनी नोटबुक्स में लिख लेना, जो मैंने बोर्ड पे लिखा है सारा, मैंने नोट्स इसी में ही आपको करवा दिए हैं, आप ये सारा नोट कर लेना प्लीज़, ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, कल फिर मिलते हैं।